हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम जनरल पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार नेट सेट के पेपर्स में आ चुका है और इसको हर बार अलग तरीके से फ्रेम करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कॉमर्स के कैंडिडेट है या मैनेजमेंट या ऐसे कोई भी सब्जेक्ट है जहां पर आपको पेपर 2 में रिसर्च है, तो भी आपको ये हेल्प हो जाएगी। ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, जो नेट सेट के लिए साथ में प्रिपेयर भी कर रहे हैं, या फिर जिनकी पीएचडी कंप्लीट हो भी चुकी है। अगर आप रिसर्च पेपर या कुछ भी रिसर्च रिलेटेड कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। पढ़ते क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च। अब है ना, क्वेश्चन को समझिए वो क्या बोल रहे हैं। चार ऑप्शंस दिए रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट वो कह रहे हैं विच इज द मोस्ट एसेंशियल। इसका मतलब कि ये चारों ऑप्शंस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट ये पूछना चाहते हैं कि इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया। चारों है बट एक सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैसे है, इसके पीछे हमें उसका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है रेप्लिकेबिलिटी, जनरल करना, ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी। ठीक है, अगर इनके इंग्लिश के भी जनरल मतलब हम पढ़ ले। रेप्लिका होता है, जैसे अभी मैं मुंबई से हूँ, तो हमारे यहाँ गणेश फेस्टिवल होता है, तो वहां पर बहुत सारी मूर्तियां बनती है। तो हमारे यहाँ पर एक लाल बाग के गणपति बहुत ज्यादा फेमस है। अगर उनका छोटा सा आइडल रेप्लिका बना के ले आए घर पर, तो उसको बोलते हैं रेप्लिका। रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जनरलाइज करना मतलब मैंने जो रिसर्च की है, क्या मैं उसको जनरलाइज कर सकती हूँ। जो मेरी स्टडी थी, क्या वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एप्लीकेबल है, तो उसको बोलते हैं जनरलाइज करना। ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है पार्शियलिटी नहीं करना, बायस नहीं करना। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ चुके हो, तो जैसे अभी मैं एमसीक्यूज का टेस्ट ले रही हूँ, तो एमसीक्यूज में या तो आपको राइट मिलेगा या तो रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, तो या तो 1 या तो 0। बट सब्जेक्टिव जब हो जाता है, जो ऑब्जेक्टिव का ऑपोजिट है, जैसे आंसर लिख रहे हैं, तो किसी ने बहुत इन डेप्थ आंसर लिखा, फिट किया उतने वर्ड्स में, किसी ने एक्चुअल एसेंस लिखा, तो वहां पर सब्जेक्टिव हो जाता है। वहां पर राइट और रॉन्ग के बदले कभी मार्क्स ज्यादा या कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब फ्री फ्रॉम बायस, और यूजेबिलिटी मतलब किसी चीज को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल इंग्लिश की अगर बात करें तो। अब यहाँ पर है ना, मैंने आपको मतलब इंग्लिश में बताया। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बट मैं हमेशा बोलती हूँ, 1 मिनट में एक आंसर तो सॉल्व कर लिया, 2 मार्क्स आ गए, बट ये चारों ऑप्शंस को भी स्टडी कर लीजिए। क्योंकि मेरा भी मेन इंटेंशन क्या आपको कि बताने का कि आप 5 मिनट में 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आप मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अब एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं रेप्लिकेबिलिटी क्या है। रेप्लिकेबिलिटी द एबिलिटी ऑफ अदर रिसर्चर्स टू डुप्लीकेट द स्टडी एंड अचीव सिमिलर रिजल्ट्स यूजिंग द सेम मेथड्स, डेटा एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, अदर एप्लीकेबिलिटी की यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने कोई स्टडी की है, उसी स्टडी को कोई डुप्लीकेट करे और उसके भी सेम रिजल्ट्स आए, और उसने सेम मेथड, सेम डेटा और प्रोसीजर यूज किया, तो उसको हम वो सक्सेस है, रेप्लिकेबिलिटी। ठीक है, तो रेप्लिकेबिलिटी शोज दैट द फाइंडिंग्स आर रिलायबल एंड नॉट जस्ट अ वन टाइम रिजल्ट। मतलब आप मेरी स्टडी को ही कंटिन्यू करके वापस सेम स्टडी करोगे, सेम मेथड्स, डेटा और प्रोसीजर से, तो आपको सेम रिजल्ट आना चाहिए। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन क्वांटिटेटिव एंड साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटेटिव में ना स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, तो लोगों के रिस्पॉन्स सेम आ सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च मतलब जहां पर हमने सिस्टमेटिकली कुछ फॉलो किया है। ठीक है, अभी जैसे मैंने मुंबई में बीएसटी बस के ऊपर स्टडी की है, अगर सपोज पुणे में भी बीएसटी बस हो और मैं वहीं पर जाके सेम क्वेश्चन, सेम मेथड, सेम तरीके से रिजल्ट्स कोशिश करूं, तो मेरा आंसर सेम अगर आता है मुंबई की स्टडी और, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, सॉरी मतलब मीनिंग मैंने आपको बता दिया, रेप्लिकेबिलिटी, डुप्लीकेट द स्टडी, रेप्लिका। जनरलाइजेबिलिटी द एक्सटेंट टू विच द फाइंडिंग्स ऑफ अ स्टडी कैन बी अप्लाइड टू अ लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, अगर मेरी मुंबई वाली रिजल्ट, जो मैंने मुंबई का बीएसटी बस कम्प्यूटर्स पर स्टडी की है, अगर वही रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया भी एप्लीकेबल है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। मतलब छोटी सी रिसर्च को हम ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन पर सेटिंग में यूज करें। रिसर्च शुड प्रोवाइड इनसाइट्स दैट आर यूजफुल बियॉन्ड जस्ट द सैंपल। दिस इज अ क्रूशियल फॉर पॉलिसी मेकिंग, स्केलिंग और ब्रॉडर एप्लीकेशन। ठीक है, तो फाइंडिंग्स ऑफ अ स्टडी कैन बी अप्लाइड टू अ लार्जर पॉपुलेशन और डिफरेंट सेट। हम जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं।
ऑब्जेक्टिविटी द डिग्री टू विच रिसर्च इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस इमोशंस और सब्जेक्ट। अब मुझे बीएसटी बस से अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो मेरे लिए वो सब कुछ अच्छा हो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, मेरे इमोशंस जुड़ जाएंगे, तो इट वोंट बी फ्री फ्रॉम द बायस। सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जब रिसर्चर एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ टीचर भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी और एज अ रिसर्चर भी। तो अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे डेटा कलेक्ट, इतने फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा हो जाएगा, फैब्रिकेशन ऑफ डेटा हो जाएगा, या फिर आपने किसी से जाके नकली क्वेश्चनेयर भरवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा एंड रिजल्ट्स ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, आपके पास जो एविडेंस बेस्ड कलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। जब हम बेसिकली सब प्रोसेस करेक्ट करते, हम सही टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करें, सही तरीके से डेटा कलेक्ट करें, स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिकल टूल्स, ठीक है, जहां पर हमें पता है कि हम सही आंसर ला सकते हैं, वो रहता है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। सो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस इमोशंस और सब्जेक्टिविटी। जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट इन मुंबई इज गुड और मैं वैसे ही रिसर्च करके दिखाऊं, वो गलत है, ठीक है, क्योंकि वहां पर इमोशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी, द प्रैक्टिकल वैल्यू और एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स। आपके रिसर्च फाइंडिंग्स की क्या यूजेबिलिटी है, क्या फायदा किया आपने रिसर्च करके, सिर्फ अपनी डिग्री बना ली या फिर अपना प्रमोशन करवा लिया, ठीक है। हाउ इजीली दे कैन बी यूज बाय स्टेक होल्डर्स लाइक पॉलिसी मेकर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और एंड यूजर्स। अ स्टडी मस्ट ऑफर एक्शनेबल इनसाइट्स और प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस टू बी मीनिंगफुल। अब जब आप रिसर्च करते हैं एज अ रिसर्चर, यू आर अलाउड टू गिव सजेशंस। रिकमेंडेशंस वर्ड हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें किसी ने फंडिंग की हो रिसर्च, या हम गवर्नमेंट के लिए रिसर्च कर रहे हैं, या तो फिर हमारे पता है बिजनेस के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमने कुछ अच्छी रिसर्च की है जिससे कुछ सोसाइटी का भी भला हो सकता है, बिजनेस का भी भला हो सकता है, तो वो हमें कोशिश करना चाहिए दैट इट शुड रीच टू द पॉलिसी मेकर्स और द ऑर्गेनाइजेशंस। इफ योर रिसर्च लीड्स टू स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट्स इन बस शेड्यूलिंग और रूट ऑप्टिमाइजेशन बाय बीएसटी, तो ये मैंने एग्जांपल दिया था, मेरी रिसर्च की फाइंडिंग से बीएसटी या कम्प्यूटर्स का कुछ बेनिफिट होता है, तब मेरी रिसर्च की एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो हमें तो लगता है हम रिसर्च ऐसे ही करें, बट डेफिनेटली अगर आप अच्छी मेहनत करना चाहते हैं, एक अच्छा रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ जरूर स्टडी कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्यूशन दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग ही सजेशन और अच्छी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जब हम किसी भी चीज को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स भी लाके दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको मैंने चारों ऑप्शंस का मतलब समझाया। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बंदे का एथिकल होना, सही तरीके से चीजें करना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। भले ये पढ़ाई के लिए सुपरफिशियल नॉलेज है, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के भी हो जाएगा, बट याद रखिए जब भी आप रिसर्च कर रहे हो, आप हमेशा एथिकल रिसर्च कर रहे हैं। आजकल आउटसोर्सिंग का ट्रेंड चल रहा है, जो मैं बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं है। रोज आपको एक मैसेज आ जाएगा कि हम आपकी रिसर्च 1 लाख में कर देंगे, आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, हमारे कॉन्टेक्ट से इस सेंटर में, इस सिटी में, इस पीएचडी सेंटर में। तो प्लीज उससे दूर रहिए। देखिए, कभी भी अपने करियर को नुकसान नहीं दीजिए। और ऐसी सारी चीजों से एक टीचर के एथिक्स और वैल्यूज ही खत्म हो जाते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो खुद मेहनत कीजिए। आजकल तो इतने सारे सोर्सेज है जिससे हम खुद ही मेहनत करके कर सकते हैं पीएचडी और रिसर्च। तो कोशिश कीजिए, अपनी मेहनत खुद कीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आउटसोर्सिंग या अनएथिकल प्रैक्टिसेस करनी ही है, तो हम टीचर्स होकर अगर ये कर रहे हैं तो हम दूसरों को क्या ही सिखाएंगे, ओके। तो एंश्योर दैट योर रिसर्च इज ऑलवेज एथिकल एंड इट इज ऑब्जेक्टिव। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, नोट्स बनाइए। और एग्जाम बहुत नजदीक है, मुश्किल से 10-15 दिन भी नहीं रहे, तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और मेरे सेशंस के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट एंड मे यू ऑल क्वालिफाई।